सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिज्म फ्रॉम इरोडोव। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट स्पाइरल। सो यू शुड डेफिनेटली पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड गो फॉर दिस क्वेश्चन। और इरोडोव के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उनका सोल्यूशन पोस्ट करता हूँ, उनको डेफिनेटली आप ट्राई करें। एंड व्हेन यू attempt a problem before you see the solution, that is when the problem teaches you the most। कि अगर आप प्रॉब्लम को खुद टैकल करेंगे, उसमें खुद दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, खुद उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, तो एग्जैक्टली वही टाइप की प्रैक्टिस है जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी। बिकॉज एग्ज़ाम में आपको यही करना है कि अपने जो बेसिक्स हैं उनको रिकॉल करना है और थोड़ी सी नई सिचुएशंस जो आपने पहले देखी है लेकिन उनसे थोड़ी सी डिफरेंट, उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी जाती है, राइट। वैसे क्वेश्चंस जेई एडवांस में आते हैं। जेई मेंस में क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, जो आपने बहुत बार किए होते हैं, उन्हीं का कॉपी बिल्कुल होता है जो जेई मेंस में आता है। बट जेई एडवांस में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये इसमें तो कुछ बहुत नई चीज़ लगेगी, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। बट इफ़ यू पेशेंटली अप्लाई द बेसिक्स then you can solve those questions। और बेसिक्स अप्लाई करने की आपको प्रैक्टिस तभी होगी when you attempt the questions on your own rather than just watching the solution। so आप definitely क्वेश्चन को ट्राई कीजिए over here, and then if you cannot, even after 15-20 minutes 30 minutes, then you can watch the solution। so I'm moving into solution now। तो हमें गिवन है कि एक स्पाइरल है which is of आउटर रेडियस बी एंड इनर रेडियस ए। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ तो करंट बाहर से आता है एंड करंट इज़ गोइंग अराउंड इन अ सर्कुलर लूप। बट ये नॉर्मल सर्कुलर लूप से डिफरेंट यहाँ पे क्या है कि बाय द टाइम आई कंप्लीट वन रेवोल्यूशन द रेडियस ऑफ द लूप हैज़ रिड्यूस्ड बाय सम अमाउंट। कि देखने से पता चल रहा है कि जब ये हम एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचे तो हम सेम पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, लूप थोड़ा अंदर पहुँच गया है। The point has come closer to the center of the loop, the radius has reduced। फिर एक सर्कल हमने और कंप्लीट किया तो रेडियस और कम हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूसली जब हम वायर के लॉन्ग सर्कुलर पाथ में मूव करते जा रहे हैं तो रेडियस रिड्यूस होता जा रहा है। तो रेडियस इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग फ्रॉम बी टू ए एज वी मूव क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, राइट। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो हम पहले एक किसी भी जनरल पॉइंट ऑन द लूप पे, जनरल पॉइंट ऑन द स्पाइरल पे एक छोटे से आर्क को कंसिडर कर लेते हैं। और छोटे से आर्क का लेंथ dl है और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r। तो अगर हम एकदम यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस b होगा, एकदम यहाँ पे लेंगे अगर छोटा सा एलिमेंट तो उसका डिस्टेंस a होगा। अगर बीच में कोई जनरल पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हम छोटा सा आर्क लेते हैं तो दैट आर्क विल हैव अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एंड दैट स्मॉल r विल बी समवेयर बिटवीन a एंड b, राइट। तो उस आर्क की वजह से अगर हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देन वी विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पाइरल, राइट। तो एक छोटे आर्क जिसकी लेंथ dl है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई बियो-सवार लॉ विच इज़ द बेसिक लॉ। और बियो-सवार लॉ तो डिफाइंड ही छोटे से करंट एलिमेंट के लिए होता है कि छोटा सा करंट एलिमेंट है, छोटा सा करंट एलिमेंट है तो दिस रेड वन इज द करंट एलिमेंट, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लूप, स्मॉल आर्क कट आउट फ्रॉम द लूप फ्रॉम द स्पाइरल एंड dl वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, क्लॉकवाइज भी ले सकता था क्योंकि एक्चुअली करंट क्लॉकवाइज है यहाँ पे, बट मैंने ऐसे दिखाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ क्योंकि हमें अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है सेंटर पे। डायरेक्शन वी कैन चेक लेटर बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। So in Biot-Savart law, this r vector points from the current element to the point at which you are calculating the magnetic field, right? तो ये r वेक्टर आर्क से सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा।
तो इससे डायरेक्शन भी जज कर सकते हैं कि डी एल क्रॉस आर लेंगे, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, एंड इफ डी एल इज in opposite direction, then magnetic field will point into the plane, right? तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो dl क्रॉस r, dl and r are perpendicular because dl is tangential, r is radial, so dl cross r gives this mu naught I by 4 pi r times d theta. Now if we have to integrate, then वी विल नीड टू राइट आर इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि आर भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरी करेगा. स्पायरल पे आप मूव करोगे तो आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है. सो यू नीड अ रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा. तो हमें पता है कि आर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए टू बी एज वी मूव अराउंड द स्पायरल, राइट? तो करंट तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो कोई ऐसे सोच सकता है कि रेडियस तो बी से ए रिड्यूस हो रहा है, राइट? बट फॉर कन्वीनियंस वाइल इंटीग्रेटिंग वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी. दैट सीम्स मोर इंट्यूटिव कि कम वाली वैल्यू से ज़्यादा वाली वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, तो ए टू बी जा रहे हैं. तो रेडियस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम ए टू बी. आर इंक्रीज लीनियरली विथ थीटा का क्या मतलब है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ थीटा. यूनिफॉर्मली विथ थीटा कि मैं मूव करता जा रहा हूँ इसमें, तो बाय द टाइम आई कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो जो डिफरेंस आया रेडियस में वो हर बार सेम है. कि पहला रेवोल्यूशन किया तो जो डिफरेंस आया, फिर दूसरी बार जो किया वो डिफरेंस आया. तो दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस फिगर इटसेल्फ, कि फिगर में जो सक्सेसिव लूप्स हैं उनके बीच का गैप सेम है. तो बाय द टाइम यू कंप्लीट वन 2 पाई एंगल कंप्लीट करने पे रेडियस का जो डिफरेंस है डेल्टा आर जो आ रहा है वो हर बार सेम है, हर 2 पाई एंगल के लिए वो सेम है. सो थीटा के साथ आर इज इंक्रीजिंग लीनियरली. अगर आर और थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा. और किसी भी लीनियर फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं कि आर का थीटा के साथ फंक्शन कैसे बनाएंगे. आर की इनिशियल वैल्यू मतलब थीटा इक्वल टू 0, मतलब आर कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस द स्लोप ऑफ द ग्राफ टाइम्स थीटा. और स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे आता है कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय कि थीटा कितना चेंज हुआ टोटल. मतलब बेसिकली स्लोप ऐसे ही निकालते हैं ना स्ट्रेट लाइन का, कि y वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वैल्यूज का डिफरेंस. तो x वैल्यूज का डिफरेंस मतलब थीटा कितना चेंज हुआ 2 पाई n, उस दौरान r कितना चेंज हुआ b माइनस a. So this is how you write a linear function, initial value plus slope into theta. इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कंपेयर कर सकते हो. इनिशियल वेलोसिटी प्लस रेट ऑफ चेंज विच इज a इंटू टाइम. तो ये रेट ऑफ चेंज है, p माइनस ए ओवर 2 पाई एन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ थीटा एंड इट इज कॉन्स्टेंट. दैट इज वाई द फंक्शन इज लीनियर. सो ये r का फंक्शन आ गया, इस r के फंक्शन को यहाँ प्लग करके इंटीग्रेट कर देंगे. यू शुड नो दिस इंटीग्रल. ये इंटीग्रल की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. काइनेमैटिक्स चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन अच्छे से सीखा होगा इन क्लास 11th. सो यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस. सो वी गेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर इज दिस एंड इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन बिकॉज करंट इज क्लॉकवाइज. सो करंट इज मूविंग क्लॉकवाइज, सो बाय राइट हैंड रूल वी कैन डिड्यूस दैट magnetic field is into the plane. Now moving on to the magnetic moment. तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट तो हम यूजुअली लूप के लिए निकालते हैं कि करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ऐसे कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए. बट यहाँ पे कोई लूप तो बन नहीं रहा है, कोई क्लोज लूप है ही नहीं. क्लोज लूप मतलब अगर बाद में इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दें तो फिर उसको क्लोज लूप बोल सकते हैं. बट किस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है. So we go into the basic definition of magnetic moment, which can be defined for a very small current carrying arc. तो अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के अबाउट मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहा हूँ, सो ये भी बड़ा नया सा लग रहा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट तो किसी पॉइंट के अबाउट होता नहीं है. मैग्नेटिक मोमेंट तो बस होता है
हमने तो ये नहीं पढ़ा कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट तो बस होता है, बट वो तब होता है जब लूप कंप्लीट हो जाता है. वंस द लूप इज कंप्लीटेड देन द मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द point about which you were calculating. But the basic definition of magnetic moment of a current element is this, that current divided by 2 times r cross dl. So it is a vector. So यहाँ dm के ऊपर वेक्टर होना चाहिए था. तो अगर ये करंट कैरिंग आर्क है और एक सेंटर है, एक पॉइंट है जिसके अबाउट आप मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप एंगुलर मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हैं. वहाँ आर क्रॉस पी आता है और बाहर मास आता है. यहाँ पे मास की जगह I/2 आता है. तो I/2 टाइम्स R क्रॉस dl. तो अगर R क्रॉस dl करेंगे इसमें तो आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, राइट. और अगर R क्रॉस dl को हम सॉल्व करते हैं तो R और dl परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1 है और dl इज r d थीटा, तो हमें r² d थीटा बाई 2 आ जाता है. 2 को अंदर ले जाते हैं तो इट इज़ नथिंग बट करंट इनटू एरिया स्वेप्ट बाय द आर्क. कि अगर मैं ब्लू वाला देखें फिगर, कि ये जो करंट कैरिंग आर्क है ये सेंटर पे, उस सेंटर पे जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, जिसके अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, उस सेंटर पे कितना एरिया स्वीप करता है, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू एंगुलर मोमेंटम. कि एंगुलर मोमेंटम जब निकालते हैं तो तब भी ये एरिया निकालते हैं. Angular momentum is basically directly proportional to the area swept, right? So this magnetic moment about this center is defined as this. This is the basic definition of magnetic moment. This is very rarely used in JEE questions, but ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अगर स्पायरल का क्वेश्चन कोई आए तो ऐसा आ सकता है. इट इज़ सो फार ये बहुत रेयरली देखा गया है क्योंकि यूजुअली लूप के लिए ही हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, राइट. और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप ये भी डिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर मैं इस सेंटर को कुछ भी लूँ, तो यहाँ पे तो मैंने इस सर्कुलर आर्क के सेंटर को ही वो पॉइंट ले लिया जिसके अबाउट मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूँ. बट मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ, कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ जिसके अबाउट मैं सेम आर क्रॉस dl करता हूँ, कि यहाँ मैंने ले लिया कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, और यहाँ से मैंने आर वेक्टर ड्रॉ किया और dl क्रॉस r किया, सॉरी आर क्रॉस dl किया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस आर्क का तो डिफरेंट होगा, कुछ अलग आएगा आंसर. बट बाय द टाइम हम लूप को कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ लो, चाहे कहीं और लो, चाहे कहीं भी लो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि फॉर अ कंप्लीट लूप, और वो सर्कुलर लूप होने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट लूप होना चाहिए. सो इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स एन इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू प्रूव कि अगर एक क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जब इस रिजल्ट से हम कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करके पूरे लूप का निकालेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी independent of the origin, independent of the point about which we were calculating the magnetic moment. Right? और इस फॉर्मूले से भी दिख रहा है, यहाँ से इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि अगर हम सेंटर के अबाउट करते हैं, सर्कल के सेंटर के अबाउट करते हैं, तो और एक सर्कुलर लूप है, तो टोटल सर्कुलर लूप का जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो करंट इनटू टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द एरिया ऑफ द आर्क. ऐसी छोटा छोटा आर्क को ऐड कर देंगे, अगर सारे आर्क्स को ऐड कर देंगे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, और सबकी डायरेक्शन भी सेम होगी, सबकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, तो सारे ऐड हो जाएंगे, सारे डीएम वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, दे विल गिव आई इनटू टोटल एरिया. और अगर मल्टीपल लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हम बार बार उस लूप में घूमे जा रहे हैं, तो हम जितनी बार भी घूमेंगे उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हमें स्पाइरल का निकालना है. स्पाइरल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब सर्कुलर लूप नहीं है, स्पाइरल है, इसलिए आर इज वेरिंग विथ थीटा, आर इज चेंजिंग विथ थीटा, राइट. सो आर को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जो हमने पहले निकाला था वो यहाँ पुट कर देंगे, एंड वी हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रल. तो ये इंटीग्रल ए से बी परफॉर्म करेंगे तो सिंपल है ये.
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. Integration you should know, and we get this result. So this is directed into the plane. Magnetic moment again is also directed into the plane because current is clockwise. मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के समय एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट हमें अच्छा लगता है कि हम आउट ऑफ द प्लेन लें वेक्टर को, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को. बट इन दिस लूप करंट इज क्लॉकवाइज, सो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट of the entire loop will be directed into the plane. So this is an interesting problem, very instructive problem, and I hope you learned some new concepts and you will practice and remember these concepts in the time to come. And thanks for watching.